होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। एंड इससे पहले कि वेस्कुलाइटिस क्यों होती है, तो सिंपल सी चीज है कि जितने भी रेटिना में आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, दे ऑल आर द एंड आर्टरीज एंड एंड वेन्स। तो उसमें क्या होता है, एंड आर्टरी में क्या होती है कि आगे एक्सटेंशन नहीं होती, तो कुछ भी कोई भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, कोई भी एलर्जन होते हैं, दे ऑल लॉज एट रेटिना। अगर कोई पैरासाइट्स भी आ गई ब्लड वेसल्स में तो क्या है, वो जाकर के उसको आगे जाने का जगह ही नहीं मिलेगा, तो वो रेटिना में जाकर लॉज हो जाएगी और फिर वहां पे कॉलोनी बना देगी। सिंपल सेम चीज यहाँ पे भी। अभी रेटिनल वेस्कुलाइटिस की मैक्सिमम कॉज जो आप देखोगे वो ऑटो इम्यून डिजीज आपको दिखेगा। तो सिंपल सी चीज, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होती है, हम खुद ही ऑटो इम्यून होते हैं, मतलब हमारी जो खुद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, हमारे खुद के जो लिम्फोसाइट्स एंड एलर्जेंस होते हैं, वो जाकर के वहां लॉज हो जाते हैं एंड दे विल कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, क्या हो गया। Come to the definition of the retinal vasculitis. It is a sight-threatening inflammatory eye disease, predominantly of the retinal veins में होती है, ठीक है। साइट थ्रेटनिंग मतलब जिस जगह पे होगी रेटिना के जो डिफरेंट साइट्स हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे आएंगे जो भी सिम्टम्स होते हैं, तो साइट थ्रेटनिंग होगी। जो मेन साइट क्या है, हमारा मैकुला है, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क हो गई, तो बाकी सब जगह इन्फ्लेमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैकुला के आसपास होगा लीडिंग टू मैकुलर एडिमा, तो हमारी विजन हैम्पर होगी। तो इट इज अ साइट थ्रेटनिंग इन्फ्लेमेटरी आई डिजीज प्रेडोमिनेटली ऑफ द रेटिनल वेन। एंड प्रेजेंटेशन कैसा होगा, देयर इज फ्लैफी व्हाइट पेरीवेस्कुलर इनफिल्ट्रेट इन द रेटिना। अभी आपको आगे फोटो दिखाऊंगा, उसमें जो फ्लैपी व्हाइट होती है, फ्लैपी मतलब फर जैसा, जैसे पंख होते हैं उस टाइप के व्हाइट रीजन दिखाई देंगे, इन्फिल्ट्रेशन इन द रेटिना विद द एक्वस एंड द विट्रस इन्फ्लेमेटरी सेल्स के साथ। सिंपल सी चीज है, रेटिना में कुछ भी इन्फ्लेमेशन होगा तो उसके पीछे तो नहीं जा सकता क्योंकि क्लोजली पैक्ड है, तो कहाँ जाएगी, आगे बस विट्रस में विट्राइटिस करेगी, और अगर विट्रस से एक्वस की तरफ आया तो एक्वस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन में आ जाओ। क्लासिफिकेशन जो है, हम मेनली एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है, कॉज ऑफ डिजीज, दैट इज सिस्टमिक डिजीज में हो सकती है, इन्फेक्शस डिजीज में हो सकती है, ऑकुलर डिजीज में हो सकती है, मैलिग्नेंसीज में होती है, और ड्रग इंड्यूस्ड हो सकती है, ठीक है। हाँ, सिस्टमिक डिजीज में क्या होगी, सब मोस्ट कॉमन क्या है, सर्कोइडोसिस, ठीक है। सेकंड होनी बेचेट्स डिजीज, इट इज ऑटोइम्यून डिजीज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है, ये भी ऑटोइम्यून होती है, जो मस्कुलर डिजीज होती है। एसएलई हो गई आपकी, सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस, प्रेग्नेंस ग्रेनुलोमेटोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, ठीक है। तो ये हो गए सिस्टमिक डिजीज है जिसमें रेटिनल वेस्कुलाइटिस मिलती है। जब भी आपको रेटिनल वेस्कुलाइटिस मिलेगी तो आप इन सब चीजों का टेस्ट करवाओगे, वो आगे मैनेजमेंट में बताऊंगा। वहां से आप मेन जो है रेटिनल वेस्कुलाइटिस जो होता है वो उसके साइंस होते हैं जो रेटिना में होते हैं, बट ट्रीटमेंट कौन सी होगी, प्राइमरी डिजीज की, लाइक सर्कोइडोसिस, बेचेट्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अदर्स, ठीक है। अदर्स आर सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस हो गई, पॉलीमाइसाइटिस हो गई, डर्मेटोमाइसाइटिस। ये बस आपको नाम याद रखना है, आपके लेवल में इतनी चीजें नहीं है, बस नाम याद रखिएगा, जो कॉमन नाम है कि सिस्टमिक ये चीजें होती है उसकी वजह से दैट विल बी मे बी पॉसिबल, ठीक है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होगी, टकायासु डिजीज होगी, क्रोन्स डिजीज होगी। ना इन्फेक्शन डिजीज में आ जाओ, ट्यूबरकुलोसिस होगी, टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, सिफिलिस हो गई, हेल्पिस होगी, साइटोमेगालो वायरस हो गई, लेप्टोस्पायरोसिस हो गई एंड कैटिस्कैच डिजीज होगी। तो ये सब इन्फेक्शस कॉज हो गए वेस्कुलाइटिस के। अदर देन दैट कैंडिडियासिस हो गई, रिकेट्सिया हो गया, अमीबियासिस होगी एंड ब्रूसिलोसिस हो गई। क्या हुआ? नाउ कम टू ऑकुलर डिजीज। ऑकुलर डिजीज में क्या होगी, इट्स मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, इडियोपैथिक, ठीक है, जिसका कुछ कारण ही नहीं है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल वेस्कुलाइटिस बोलते हैं इडियोपैथिक। सेकंड वाली इंटरमीडिएट इवेटिस। अगर इवेटिस आपने पढ़ा होगा तो वो तीन होते हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर इवेटिस। एंटीरियर में आपका एंटीरियर चैम्बर इन्वॉल्व होता है, इंटरमीडिएट में क्या इन्वॉल्व होता है, विट्रस कैविटी होती है, पास प्लेना होता है, और पोस्टीरियर में क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है। इल्स डिजीज में हो सकता है, इल्स डिजीज आल्सो टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोस डिजीज। देन बर्ड शॉट रेटिनोकॉन्ड्रोपैथी में हो सकती है, फ्रॉस्टेड ब्रांच एंजाइटिस में हो सकती है, और सर्पेंजिनस कोर्डाइटिस में हो सकती है।
These are the ocular disease leading to retinal vasculitis. अदर्स जो कॉज है इडियोपैथिक रेटिनल वैस्कुलाइटिस हो गई, एनेरिज्म हो सकते हैं। एनेरिज्म बहुत रेयरली होती है रेटिनल वेन्स में, बिकॉज काफी पतली होती है, तो एनेरिज्म का नहीं है, बट फिर भी होती है। एंड न्यूरोरेटिनाइटिस, दैट इज, एंड मस्कुलेट्स में हो गई आपकी जो न्यूप्लास्टिक कॉज होगी, ल्यूकीमिया हो गई, लिम्फोमा हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ रेटिनल वैस्कुलाइटिस। ड्रग इंड्यूस में क्या हो गया, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होगा, रिफैब्रिटिन होगा, एंड मेटामॉर्फिन्स हो गई। तो ये करेंगे आपके ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। अब इंडिविजुअल्स पे आ जाए, सिस्टमिक डिजीज, जो बेचेट्स डिजीज होती है, ये क्या होती है, इट इज मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। इसमें ओरोजेनेटल अल्सर साथ साथ मिलेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वैस्कुलाइटिस के साथ साथ आपको अदर सिस्टमिक डिजीज के जो भी सिम्टम्स हैं वो देखने पड़ेंगे। वो अल्सर्स लेके आएगा, ओरल अल्सर होंगे, स्किन में अल्सर्स होंगे, यूवेटिस लेके आएगा, तो आप उसको कोरिलेट करोगे। ऑक्लूजन इन्वॉल्वमेंट बेचेंट स्टेज में क्या होती है, 70% होती है। इट इज प्रेजेंट एट द रिकरेंट वैस्कुलर ऑक्लूसिव रेटिनोपैथी, जो कि पोस्टीरियर पोल पे होता है। ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे हो। पहले तो रेटिना में डिमिनिशन ऑफ विजन लेके आएगा, उसमें आप देखोगे तो डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, हेमरेज के, विट्राइटिस भी हो सकता है। उसके बाद आप स्किन वगैरह एग्जामिन करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट स्किन अल्सर्स मिलेंगे, पेटेक्युलर डिजीज मिलेंगी, तो वो आप देखोगे बेचेट्स में। फंडस एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, इसमें रेटिनल हेमरेज होगी, या लोइस वाइट रेटिनल इनफिल्ट्रेट होंगी, रेटिनल इडमा होगा, ऑप्टिक डिस्क इडमा होगा, और हैपेरेमिया होगा। और अगर लेट स्टेज होगा तो देयर इज मैकुलर इस्चीमिया एंड नियर वेस्कुलराइजेशन एंड ऑप्टिक एट्रोफी मिलेगी आपको। अगर नेग्लेक्टेड केस है, जनरली ओल्ड एज में ये सब चीजें होती है। और सेकंड वन इज सार्कोइडोसिस, इट अफेक्ट द यंग एडल्ट्स। सार्कोइडोसिस में हमेशा आपको देखिएगा कि रेटिना कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है। मैंने जितने भी सार्कोइडोसिस के केसेस देखे हैं, आते तो है वो सार्कोइडोसिस जो मेन हैम्पर करता है आपका लंग का फंक्शन करता है, ब्रेथलेसनेस एंड बाकी चीजें लेके आएंगे। बट आप जब भी एग्जामिन करोगे रेटिना तो उसमें कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगे। तो रेटिनल वैस्कुलाइटिस होती है सार्कोइडोसिस में, देयर इज मिड पेरिफेरल और द पेरिफेरल वेन्स इन्वॉल्व होती है, पेरीवेनस एक्जुडेट होंगे, कैंडल वैक्स ड्रिपिंग, जैसे कैंडल जलने पे वैक्स गिरता है, उस टाइप के फीचर्स आपको रेटिना में मिलेंगे। ठीक है, रेटिना इनफिल्ट्रेट होंगे, सर्कॉइड नोड्यूल्स होगा, और स्नोबॉल ओपेसिटी होगा। ये स्नोबॉल ओपेसिटी क्या होती है, जो रेटिना में इंफ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो व्हाइट व्हाइट स्नो जैसे बर्फ के गोले होते हैं, उस टाइप का दिखते हैं। अभी आपको फोटोग्राफ में दिखेगा आगे। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज इन द एंटीरियर चैम्बर, नॉट इन रेटिना। ये विट्रस में छोटे छोटे plaques दिखेंगे, that is snowball and snowflake in appearance in the case of sarcoidosis. Now come to Wegen's granulomatosis. Granulomatous necrotizing vasculitis होती है, इसमें granuloma होगा, it affect the upper and the lower respiratory tracts and the kidney. ये जान लीजिए कि वेस्कुलाइटिस जब भी होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड वो कुछ ना कुछ हिस्ट्री जरूर देगा, लंग डिस्फंक्शन देगा, किडनी का देगा, हार्ट देगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट देगा, कुछ ना कुछ वो बताएगा ही। उसके साथ साथ रेटिनल वैस्कुलाइटिस होगी, नेक्रोटाइजिंग स्केलेराइटिस होगी, पेरिफेरल अल्सरेटिव केराटिटिस होगी, डायक्रोसिस्टाइटिस होगी, एंड देयर मे बी प्रोक्टोसिस इन केस ऑफ वेगन्स ग्रानुलोमेटोसिस। एसएलई में क्या होगी, एसएलई का सिंपल सा है कि आपको मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो स्किन पे ही होते हैं, बट व्हेन वी यू एग्जामिन कोई भी मेडिसिन में केस आता है, एसएलई हो गए या बेचेट्स डिजीज हो गई या सार्कोइडोसिस है, दे ऑल आर रेफर्ड टू द आई डिपार्टमेंट। क्यों भेजते हैं, क्योंकि आई डिपार्टमेंट में हम एग्जामिन करते हैं कि वेदर ड्यू टू दिस कॉज वेस्कुलाइटिस तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैलेज हो गया, फैटीज हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, लो ग्रेड फीवर होती है, ये कॉमन सिम्टम्स है एसएलई के। साथ साथ एर्थराइटिस होंगे, फेशियल रैशेस, एलोपेसिया एंड प्लोरोसी। बट फंडस में क्या होगी, मल्टीपल कॉटन वूल स्पॉट्स मिलेंगे, एंड डायलेटेड टॉर्चस आर्ट्रियोल्स एंड इंट्रारेटिनल हेमरेज मिलेंगे। रेटिनल वेस्कुलाइटिस जो होगा यूजुअली अनकॉमन होंगे, बट मिलते हैं, डेविस्टेटिंग होगी, चार तरफ होंगी। एंड सीवियर को ऑक्लूसिव डिजीज में क्या होगी, रेटिनल इस्चीमिया एंड पॉलीफेक्टिव रेटिनोपैथी मिलेंगे आपको। नो इन्फेक्शन डी ट्यूबरकुलोसिस, इट इज मोस्ट कॉमन कोर्डाइटिस एंड पेरिफ्लेवाइटिस करता है। पेरिफ्लेवाइटिस मतलब सभी का इन्वॉल्वमेंट।
ठीक है, रेटिनल वेस्कुलाइटिस में इट मे बी ड्यू टू द डायरेक्ट इन्फेक्शन और द हाइपरसेंसिटिविटी टू ट्यूबरकुलर एंटीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इन्फेक्शन या हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ ट्यूबरकुलर एंटीजन, रेटिना के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वहां पे जा करके सब कुछ एंड हो जाता है। दिस आर द एंड थिंग। आप हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़ते हो कि रेटिनल आर्टरी एंड वेन्स आर द एंड, आर्टरीज एंड वेन्स। तो एंड का मतलब ये है कि आगे ब्रांचिंग नहीं है। अगर किसी भी ऐसे ऐसे समझ लो कि किसी भी अगर पाइप में आप वाटर फ्लो कर रहे हो और वाटर फ्लो कर रहे हो और जाकर के एक जगह पे वो एंड हो जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, देयर इज लीकिंग। तो अगर ये कॉलोनी जा करके जहाँ पे एंड होती है ब्लड वेसल्स वहां पे जमा हो जाएगी, आइदर इन्फेक्टिव एजेंट हो गए या एंटीजन हो गए या हाइपरसेंसिटिविटी ल्यूकोसाइट्स वगैरह हो गई, तो क्या होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक हो जाएगी तो पीछे से तो जो भी परफ्यूजन हो रहा है ब्लड का वो तो हो ही रहा है, तो क्या होगा, देयर इज लीकिंग। लीक होगा तो सिंपल सी चीज है कि हेमरेज हो जाएगी, और हेमरेज होगी तो इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन होगी तो आपकी एक्जुडेट फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से चीजें होती है। नाउ कम टू टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा वर्ल्ड वाइड उतना कॉमन नहीं है, बट इंडिया में बहुत ही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिनल वैस्कुलाइटिस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेटिनोकॉन्ड्राइटिस कॉमनली होती है, जो पेरिफ्लेवाइटिस आर्थर्स टाइप रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। अगर माइक्रोबायोलॉजी अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें आर्थर्स टाइप रिएक्शंस होंगे, एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, फोकल पेरी आर्टेरिया एक्जुडेट टेंडर प्लाक फॉर्मेशन होती है जिसको कैरिलाइसिस आर्टरिलाइटिस बोलते हैं। इट डोंट कॉज वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन और द वैस्कुलर लीकेज, बट क्या करती है, ये वहां पे जाके टॉक्सोप्लाज्मा जो होती है वो कॉलोनीज बना लेती है। ठीक है, ना यू कैन सी द फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको जो भी व्हाइट चीजें दिख रही है यहाँ पे, दिस ऑल आर द टॉक्सोप्लाज्मा कॉलोनीज। एंड लेटर ऑन क्या होती है, यही अल्सरेशन फॉर्म करके स्कार हो जाती है। किसी किसी बंदे का अगर मैकुला इन्वॉल्व नहीं है, बट लेटर ऑन कभी कभी आप फंडस एग्जामिनेशन करते हैं तो डिफरेंट टॉक्सोप्लाज्मा छोटे 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 कॉलोनीज दिखते हैं। तो दीज आर द फॉर्म्ड देयर। बाजो सिफिलिस में, सिफिलिस अब धीरे धीरे इतनी सारी मेडिसिन हो गई कि सिफिलिस के उतने पेशेंट्स दिखते नहीं है, बट इट इज ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ रेटिनल वैस्कुलाइटिस। अब एक ही प्राइमरी सिफिलिस में नहीं होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सिफिलिस में मेनली, जिसमें वेन्स एंड आर्टरीज इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इसी में दिखती है। विट्राइटिस होगी, कोरियल रेटिनाइटिस होगी, न्यूरो रेटिनाइटिस होगी, ऑप्टिक नीलाइटिस होगी, सब रेटिनल नियोवैस्कुलराइजेशन होगा और एक्जुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है इसमें। ये देख रहे हो कि क्या है, मैकुलर पकड़ है। अब मैकुला है वहां पे, चारों तरफ जो रेटिनल फोल्ड्स हो गए और ये खींच दिया है एक तरफ, दैट इज कॉल्ड मैकुलर पकड़। तो ये सिम्टम्स आपको दिखेंगे इन दिस केस। नाउ कम टू हर्पिस में, it causes non-necrotizing retinitis, vasculitis, neurotrophic infiltration of both and the retinal hemorrhage. जो हर्पिस सिम्प्लेक्स होती है, इट इज परमानेंट पेरिफेरलाइटिस करती है, पेरिफेरल नेक्रोटाइजिंग एंटराइटिस विद द सिवियर विट्राइटिस। बट हर्पिस का केसेस बहुत रेयर होता है। हर्पिस जो भी होती है एंटीरियर चैम्बर तक ही सीमित होती है, पीछे बहुत कम होती है। और सिंपल सी चीज है, सेम जैसे बार बार में बोला कि आइदर पॉजिटिव एजेंट और एलर्जेन दैट विल कॉज द ऑक्लूजन ऑफ द वेस्कुलर एंड लीडिंग टू वेस्कुलाइटिस। साइटोमेगालोवायरस, हाँ साइटोमेगालोवायरस इज मोस्ट कॉमन। ये रेटिना पे इम्पैक्ट करता है, सामने नहीं दिखता, बट cytomegaloretinitis काफी कॉमन होती है। इट causes the fluffy white necrotizing lesion along with the vascular arcade of the posterior pole with retinal hemorrhage and vasculitis। ये देख लो साइटोमेगालोरेटिनाइटिस कैसे होते हैं। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा पोस्टीरियर पोल का क्या है, नेक्रोटाइजिंग लीजन, फ्लफी व्हाइट। आपने इनिशियल भी जब डेफिनेशन पढ़ा था वहां पे भी फ्लफी व्हाइट नेक्रोटाइजिंग लीजन देखा था। ये देखो, इट इज लाइक ए फेदर, फ्लफी, जैसे फैल जाता है बादलों की तरह। ठीक है, ये पूरे के पूरे नेक्रोसिस हो रखी है यहाँ पे। ठीक है, नाउ कम टू ऑकुलर डिजीज, जो कि रेटिनल वैस्कुलाइटिस करती है। इट इज मोस्ट कॉमन एंटीरियर यूवेटिस होगी। एंटीरियर तो नहीं करेगी, एंटीरियर एंटीरियर चैम्बर तक ही होती है। अब इंटीरियर मीडिएट यूवेटिस क्या है, विट्रस तक अगर पहुंच गया तो रेटिना में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। तो इंटरमीडिएट यूवेटिस क्या करेगी, विट्राइटिस होती है, स्नो बॉल एक्जुडेट्स होते हैं। दीज आर द इंफ्लेमेटरी सेल्स
जो lymphocytes एंड एलर्जेंस होते हैं, दे मेक ए कॉलोनी, वो स्नो बॉल टाइप एक्यूडेट बनाएंगे। आप जब एग्जामिन करोगे तो वो चमकेगा जैसे कि बर्फ का गोला हो, इस टाइप का। पेरिफेरल रेटिनल पेरिफेरलाइटिस होगी, पार्ट्स प्लेना एक्यूडेट मिलेंगे उसमें, जैसे कल हमने डिस्कस किया था। पार्ट्स प्लेना आप कैसे देखोगे, स्क्लेरल एंडेटिसन करके, इंडेंटेशन। यहाँ पे देखो, अब विट्राइटिस है तो विट्रस क्या है, विट्रस में इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं। अब अगर विट्रस में इंफ्लेमेटरी सेल्स है तो आप रेटिना आपको फेयर दिखेगा, दिखेगा ही नहीं। अभी आप देख लो कि विट्राइटिस होने की वजह से रेटिना आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि विजन आपका हैम्पर हो गया, आगे इन्फेक्शन है इसलिए। बट यहाँ पे आप देखो कि डिफरेंट स्नो बॉल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, दैट इज लाइक बर्फ का छोटा छोटा गोला पड़ा हुआ, तो दैट इज कॉल्ड स्नो बॉल्स एक्सिट। नाउ कम टू इस स्टेज। इस स्टेज में क्या होती है, इडियोपैथिक ऑब्लिटरेशन फ्लेबाइटिस। ठीक है, ये 15 से 40 साल की एज तक होती है, एंटीरियर टू इक्वेटर एंड द प्रोग्रेस पोस्टेरियरली, मतलब आगे से पीछे की तरफ हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या करती है, वेस्कुलर ऑक्लूजन करती है, पॉलिफेटिव रेटिनोपैथी करती है, उसके बाद रिकरेंट विट्राइट हेमरेज करती है, एंड देयर इज ट्रैक्शन ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट। तो इल्स डीज इडियोपैथिक भी बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि इट सिमुलेट विद ट्यूबरकुलोसिस भी है। तो इल डीज में जो फीचर्स आते हैं वो आप देख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेमेशन होगी, देन वेस्कुलर ऑक्लूजन होगा, देन पॉलिफेटिव रेटिनोपैथी होगी, उसके बाद रिकरेंट विट्रस हेमरेज होगी, और विट्रस हेमरेज अगर हो गया तो क्या होती है, क्लॉट फॉर्मेशन होती है। क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो क्या करेगा, वो रेटिना को पुल करेगा, देन देयर इज ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। आप देख लो रेटिनल का जो पेरिफेरी है आपको यहाँ पे दिख रहा है, जितने ब्लड वेसल्स हैं तेजाब हैं, चारों तरफ उसके चारों तरफ हेमरेज मिल रही है, डिफरेंट कॉलोनीज मिल रही है, वेस्कुलाइटिस फीचर्स मिल रहे हैं, ये देखिए पूरी की पूरी इंफ्लेमेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो फीचर्स सब में सेम होते हैं, आइदर आप डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ो, हाइपरटेंसिव पढ़ो, सब में आपको हेमरेज मिलेगी, सब में एक्यूडेट मिलेगी, बट यू हैव टू फाइंड आउट द मेन कॉज। आप कॉज पे जाओगे, वेस्कुलाइटिस इनिशियल डायग्नोसिस हो जाएगी, धीरे धीरे आपको फाइंड करना है जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे तब कि किस चीज से क्या होती है। ये है जो पेरीवेस्कुलर एक्यूडेट। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है जो एफएफए करते हैं। वहां पे देखो, यहाँ पे एक्यूडेट फॉर्मेशन है पेरीवेस्कुलर, पेरी मतलब वेसल्स के पेरी आगे, पेरीवेस्कुलर। कम तो बर्ड शॉर्ट रेटिनोकॉन्ड्रोपैथी, ये बस नाम ही याद कर लो, या नहीं भी कर सकते तब भी चलेगा, तुम्हारे लेवल का नहीं है बट ठीक है। इट कॉजेज द बायलैटरल पैनिवाइटिस होती है। इसमें क्या होती है, क्रीम कलर्ड डीप राउंड लीजन एंड द रेटिनल वेस्कुलाइटिस होती है विथ CME, दैट इज सेंट्रल मैकुलर एडमा, डिस्टर्ब मैकुलर एडमा। अब आप यहाँ पे देख लो, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ पे मैकुलर एडमा दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंट वेस्कुलाइटिस फीचर्स दिख रहे हैं, वेसल्स के चारों तरफ डिफरेंट कॉलोनीज बनी हुई है। तो ये आपको रेटिनल वेस्कुलाइटिस के फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा आपको एडमिटस दिख रहा होगा, जब आप देखोगे, बार बार देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। एंड फोबियल रिफ्लेक्स काफी डल है यहाँ पे, नहीं तो सिंपली अगर नॉर्मल फंडस, नॉर्मल मैकुला होता तो फोबियल रिफ्लेक्स काफी अच्छा आता है यहाँ पे। नाउ फ्रोस्टेड ब्रांच एंजाइटिस, ये क्या करती है, देयर इज थिक इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेटेड सराउंड्स द रेटिनल आर्टरियोल्स एंड वेन्स। अपीयरेंस क्या हो गया, जैसे नाम लिखा हुआ है फ्रोस्टेड ट्री ब्रांच। फ्रोस्टेड ट्री ब्रांचेज क्या होती है, जमा हुआ ट्री। जैसे आप कभी हिल स्टेशन में देखोगे तो ट्री के ऊपर बर्फ जमी रहती है, उस टाइप के अपीयरेंस होंगे। ठीक है, देयर इज सीथिंग, एज एक्सटेंसिव रहेगी, ब्लड वेसल्स की सीथिंग हो जाएगी, पतली हो जाएगी ऐसे करके। एंड इडियोपैथिक herpes rubella and cytomegalovirus and malignancies are the cause of frosted branch एंजाइटिस। तो ये कोई भी पूछ सकता है कि फ्रॉस्टेड ब्रांच एंजाइटिस किस में होती है, तो फ्रॉस्टेड ब्रांच एंजाइटिस पहले तो इमेजिन कर लो और ये कॉज बता देने आपको। कम टू पैथोजेनेसिस, जैसा भी मैं बता रहा था कि क्या होती है वहां पे, इट इज द इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड कंडीशन होती है जो वेस्कुलाइटिस होती है। इट इज ऑटो इम्यून फिनोमेना, CD4 एंड T सेल्स विद इन एंड सराउंडिंग द रेटिनल वेसल्स, सब मिलके वहां पे बनाते हैं। However, the humoral immunity and immune complex formation can also be involved. ठीक है, तो ह्यूमरल जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं, CD4 सेल्स होते हैं, T सेल्स होते हैं, एंड
सिंपली चीज है, बाकी सब कुछ छोड़ दें। इम्यून मॉड्यूलेटर जो सेल्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी मॉड्यूलेटेड सेल्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा लड़ते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होती है, तो जो मॉड्यूलेटेड सेल्स होते हैं दैट विल मेक द प्रोग्रेशन ऑफ द वेस्कुलाइटिस, बिकॉज वो वहां पे जाकर के बॉडी का नेचुरल फेनोमेना कुछ भी होगा तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होते ही हैं, और वहां पे इतनी पतली पतली वेसल्स होती है कि वहां पे आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं होता है, तो दैट विल लीड टू वेस्कुलाइटिस ऑफ ब्लड वेसल्स। Now come to symptoms. There is gradual painless loss of vision होगी, फ्लोटर्स दिखेंगे। फ्लोटर्स क्या होती है? These are the inflammatory exudates in the vitreous. नाम काफी सुना होगा कि लोगों को फ्लोटर्स दिख रहे हैं। फ्लोटर्स क्या होते हैं? These are the inflammatory exudates in the vitreous. ठीक है ना। स्कोटोमा, स्कोटोमा होगी जहां जहां इन्वॉल्व होगी रेटिना के पार्ट्स में, हेमरेज होगी, एक्सुडेट होगी, तो आपको स्कोटोमा उस रीजन में होगा ही होगा। ठीक है, फोटोप्सिया होगा, देन कलर विजन अल्ट्रेशन होगी, एंड मेटामॉर्फोप्सिया होगी। ये सब टर्म आप यूज करो, जरूर याद कर लो। फोटोप्सिया, मेटामॉर्फोप्सिया। मेटामॉर्फोसिस क्या होगी? मल्टीपल डिफरेंट पॉइंट्स पे। नाउ साइंस में क्या होगी? एसएलई, एक्वस एंडोविट्रियल सेल्स फॉर्मेशन, एक्वस फ्लेयर होगी। ठीक है, केपीज दिखेंगे, पोस्टीरियर सैनिकिया होगी, पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट। ये साइंस आपको इनिशियल दिखेंगे एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, फंडस जब आप एग्जामिन करोगी, देयर इज फ्लैपी व्हाइट एक्यूरेट, जैसा बताया था, कंटिन्यूस और स्किप में रहेगी, एक साथ भी रह सकती है, छोटे छोटे पैसेज में रह सकते हैं। वैस्कुलर सीथिंग रहेगी, रेटिनल हेमरेज रहेंगी, रेटिनल इडमा रहेंगे, एंड आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस भी दिख सकती है एफएफए में। कॉटनवुल स्पॉट्स आएंगे विच इज सीन इन वैस्कुलाइटिस एज। ठीक है, कॉटनवुल स्पॉट्स कौन से रीजन में आते थे? जब हम लोग एनाटॉमी डिस्कस कर रहे थे, तो जहां पे आपके नर्व फाइबर लेयर्स थे, लास्ट सेकंड लास्ट, वहां पे कॉटनवुल स्पॉट्स होते थे, दैट इज फ्लेम सेपेड हेमरेज। आ जाओ उसके बाद इंट्रा रेटिनल इन्फिल्ट्रेट होंगे, दैट इज इन्फेक्शियस कॉज ऑफ द रेटिनल वैस्कुलाइटिस। विट्रस में स्नोबॉल्स एक्सुडेट मिलेंगे। ठीक है, सीएमई हो जाएगा, सिस्टर्ड मैकुलर एडमा, इंटरमीडिएट यूवेटिस होंगे, सार्कोइडोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये अलग से फीचर्स होंगे। क्रोनिक स्टेज में क्या होगा? देयर इज वैस्कुलर ऑक्लूजन, नियोवैस्कुलराइजेशन, विट्रस हेमरेज एंड ऑप्टिक एट्रोफी। अगर लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग हम छोड़ देते हैं वैस्कुलाइटिस, तो दैट विल लीड टू दिस वन। रेटिनल आर्टेरियोल्स क्या करेंगे? सिस्टेमिक वैस्कुलाइटिस एंड वायरल रेटिनाइटिस होंगी। रेटिनल कैपिलरी इन्वॉल्वमेंट, इट कॉजेज द सिफिलिस एंड द विपर्स डिजीज में कैपिलरी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये सब तो कहानी हो गई। कोई भी आया, आपने उसका रेटिना एग्जामिन किया, आपको डिफरेंट वैस्कुलाइटिस फीचर्स मिले, ठीक है, एक्यूडेट मिल गए, हेमरेज मिल गए, ये वो। अब आप उसके डायग्नोसिस तक पहुंचोगे कैसे? क्योंकि रेटिना में कुछ भी होता है, इट इज सच ए पेरिफेरल, क्योंकि रेटिना ब्लड रेटिनल बैरियर नाम की एक चीज होती है, उसकी वजह से कुछ भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेटरी कॉज होंगे, ऑटोइम्यून कॉज होंगे, इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड कॉज होंगे, जिसके वजह से वहां तक जो भी है चीजें वहां तक पहुंची है। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है और तब वहां पे पहुंचना है कि भाई कारण क्या था। तो अभी तक जितने भी कॉज थे वो आपने देख लिया, अब उसको हम रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। नॉर्मल सीबीसी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वीडीआरएल। आप देख लो, जिसका नाम ले रहा हूँ सबके स्पेसिफिक कॉज हैं। ठीक है, एफटीए एंटीबॉडी हो गई आपके सिफिलिस के लिए हो जाएगी। ठीक है, मॉन्टक्स हो गया, एसी हो गया, सार्कोइडोसिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए हो गया, एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडी फिर हो गया एसएलई के लिए, चेस्ट एक्सरे करवाओगे। इन्फेक्शस एटियोलॉजी के लिए डेंस विट्राइटिस है, ऑकुलर फ्लूइड कल्चर, विट्रस का कल्चर कर सकते हो, सर्जिकल टेस्ट कर सकते हो, पीसीआर कर सकते हो फॉर वायरल एटियोलॉजी। पीसीआर में क्या है? ऑकुलर फ्लूइड स्पेसिमेन लेकर के फॉर आइडेंटिफाइंग द herpes simplex वायरस, वायरसिला जोस्टर, साइटोमेगालोवायरस, माइकोबैक्टीरियम फीवर एंड टॉक्सोप्लाज्मा के लिए हम पीसीआर कर सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल जितने भी टेस्ट हैं आप करेंगे और वहां से हम डायग्नोसिस की तरफ पहुंचेंगे। अब आ जाइए नॉन इन्फेक्शन सिस्टमिक डिजीज रहा तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए करेंगे, एंटीन्यूक्लियर एंटीबॉडी हो गया, एंटी डीएस जो डीएनए एंटीजन होती है फॉर सिफिलिस। फिर अंका हो गया, प्रियंका सी अंका आपको पता ही होगा, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी हो गई, कॉम्प्लीमेंट लेवल एंड इमेजिंग स्टडी करते हैं।
उसके बाद हम आ जाएंगे HLA टेस्ट के लिए। HLA के लिए ऑटोइम्यून डिजीज होगी, जैसे B51 बेचेस डिजीज के लिए, A29 बर्ड सॉट के लिए, DRC SLE के लिए। तो इन सब चीजों के लिए हम डिफरेंट टेस्ट करेंगे टू नो द डायग्नोसिस। Besides that, also MRI and CT scan करेंगे in case of multiple sclerosis and primary central nervous system lymphoma अगर होती है तो malignancy cause के लिए। FFA करेंगे। जो FFA का सिंपल सी चीज है कि हम क्यों करते हैं। हमेशा FFA हम करते हैं लीकिंग देखने के लिए। एक्टिव और हील्ड वेस्कुलाइटिस है, अगर हील्ड है, लीकिंग नहीं होगी, ओल्ड हेमरेज दिखेंगे तो फिर ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, फिर आपको उसी को क्लियर करना है। बट अगर एक्टिव है तो आपको सबसे पहले लेजर से उस एक्टिव साइट को सील करना पड़ेगा, देर आफ्टर आप मैनेजमेंट करोगे, नहीं तो ब्लीडिंग चलते रहेगी। उसके बाद OCT करेंगे टू नो द रिफ्रैक्टरी मैकुलर एडिमा पुराना है या नया है, अकॉर्डिंग टू हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये देख लो FFA का जो डायग्राम है आपके एक्टिव वेस्कुलराइटिस का है। आपको इसमें साफ दिख रहा है कि मैकुलर एडिमा है यहाँ पे, ठीक है। मैकुलर एडिमा ये देखिए, ये जो पोस्टर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टरी नहीं है, वैसा नहीं है। आप देख रहे हो कि डार्क दिख रहा है, डार्क मतलब कि वहां तक कुछ पहुंच ही नहीं पाया। जब ब्लड वेसल्स ऑलरेडी आगे ही ब्लॉक हो गए तो डायरेक्ट एडिमा विल बी हियर। NVE क्या होता है? नियोवेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर। तो क्या होगा, कहीं पर भी ब्लॉकेज होगी तो क्या होगी, नए नए वेसल्स फॉर्मेशन होते हैं। ये बॉडी का अपना फंक्शन होता है, और रेटिना में तो ये बहुत ही कॉमन होते हैं। जब आप पढ़ोगे ROP वगैरह, वहां पे भी जो मेन कॉज होती है ROP का, ये होता है नियोवेस्कुलराइजेशन। जहां पे भी आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां पे नए वेसल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो नियोवेस्कुलराइजेशन यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे लॉज होगी, वेस्कुलाइटिस हो गई, ठीक है। और ये आपकी शुरू होगी ये आपकी जो नए वेसल्स परफ्यूज कैपिलरी न्यू परफ्यूजन के लिए जो वेसल्स होती है वो शुरू हो जाती है यहाँ पे। तो नए नए कैपिलरीज फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो ये आपके ऐसे फीचर्स मिलेंगे जब आप FFA करोगे। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहला जब मैंने बताया कि जो गोल हमारा होता है वो क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर जो इन्फ्लेमेशन है उसको सप्रेस करना। उसके बाद जो ट्रीटमेंट जो कॉज है उसको हमें पता करके उसको हील अप करना। क्योंकि इंट्राऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन अगर आप नहीं सप्रेस करोगे तो रेटिना विल कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी एंड लीडिंग टू अदर जो पार्ट्स है आपकी आई की, वो इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अभी तक आपने जितने भी चीजें देखी इन्फ्लेमेटरी कॉज तो कम थे, ऑटो इम्यून ज्यादा थे। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी इम्यून मॉड्यूलेटेड जो सेल्स है उसको सप्रेस करना है। तो मेन जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी जो होगी वो किस पे आगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगी और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होगी। स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या करेगी, आपकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स को सप्रेस करेगी। जैसे आप कोविड में क्या करते थे, आपको वायरस का टेंशन नहीं था, बट उसकी वजह से जो इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं दैट आर लीडिंग टू ऑल द कॉज, जो भी आपके सेकेंडरी कॉज हो रहे थे, इसलिए कोविड में भी स्टेरॉइड चलती थी। तो दैट इज द मेन हिस्ट्री ऑफ द ट्रीटमेंट होगी यहाँ पे। और इन्फेक्टिव लीजन अगर है तो क्या है, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट चलेंगे। इट इज फॉलोड बाय 2 to 3 डोज लेटर ऑन बाय द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो इनिशियल कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगी, देर आफ्टर वो करेंगे। एडमिनिस्टर क्या करेंगे, सिस्टेमिक ओरल स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से। आपकी जो प्रेडनिसोलोन होती है टैबलेट वो स्टार्ट करेंगे, मॉडरेट टू सीवियर बायलेटरल इन्फ्लेमेशन में होगी। सिवियर केसेस में उसके बाद भी देखेंगे कि अगर कंट्रोल नहीं है तो IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करेंगे। IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन की काफी सारी ड्रॉबैक होती है, खास करके इट लीड्स टू कार्डिक अरेस्ट। तो इसको हमें काफी मॉनिटर करना पड़ता है। इसके पल्स थेरेपी करते हैं 3 दिन के लिए, और जब भी इसको 100 ml में IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक वायल में आता है, उसको 100 ml में डाल के एकदम स्लो IV चलाते हैं, और उसके बाद उस बंदे को मॉनिटर किया जाता है फॉर 2 days। तो ये इन केस ऑफ सिवियर केसेस में ये करेंगे। देन इंट्राविट्रियल ट्रांसोलोन इंजेक्शन देंगे टू डिक्रीज द रिफ्रैक्टरी मैकुलर एडिमा, क्योंकि मैकुला कॉम्प्रोमाइज हो गई तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ट्रांसोलोन इंजेक्शन देंगे। तो कैसे करेंगे, इनिशियली हम स्टेरॉइड देंगे, अगर सीवियर केसेस है तो IV मिथाइल प्रेडनिसोलोन स्टार्ट करेंगे, और इंट्राविट्रियल ट्रांसोलोन इंजेक्शन देंगे इन केस ऑफ रिफ्रैक्टरी मैकुलर एडिमा होती है।
ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स कुछ जान ले, जैसे नाम हो गया एजिथ्रोपाइरिन हो गई, साइक्लोस्पोरिन हो गई, मिथोट्रिक्सेट हो गई, ये सब कुछ नाम तो आपको पता होगा। ये सब चीज हम किस में देते हैं, बैच स्टेज में। साइक्लोफॉस्फेमाइड प्लस स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन हम वेगन्स, ग्रेनुलोमाटोसिस एंड एसएलई में देते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड एंड साइक्लोप्लेजिक्स विथ कोएग्जिस्टिंग आयोडोसाइक्लाइटिस है, तो वहां पे हम ये कर सकते हैं। मतलब अगर इसके साथ साथ हमें यूवेटिक फीचर्स मिलेंगे तो यूवेटिस वाली हम ट्रीटमेंट भी करेंगे। नाउ लेजर फोटोकोगुलेशन करेंगे, ये करेंगे किसमें, एनवीई में, नियोवास्कुलराइजेशन एल्सवेयर, नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ डिस्क एंड एनवीजी, नियोवास्कुलर ग्लूकोमा। अगर ये तीनों फीचर्स मिलते हैं तो हम लेजर फोटोकोगुलेशन करेंगे। ठीक है, सिंपल से चीज है। फोटोकोगुलेशन क्या होती है, हम लेजर थेरेपी करते हैं और जहां पे भी लीकेज ऑफ ब्लड है वहां पे हम उसको सील कर देते हैं थ्रू लेजर। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट वन इज, जब सब कुछ से हो जाए उसके बाद भी अगर ठीक नहीं है तब हम विट्रेक्टोमी करते हैं। विट्रेक्टोमी क्यों करते हैं, टू रिलीज आउट नॉन क्लीनिंग विट्रस हेमरेज। विट्रस हेमरेज अभी मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा अच्छे से, क्योंकि अब धीरे धीरे आपकी टॉपिक जो क्लिनिकल टॉपिक है वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो विट्रस हेमरेज के बाद फिर मैं डायबिटिक वगैरह पकड़ूंगा। तो नॉन क्लीनिंग जो विट्रस हेमरेज होती है, किसी को भी विट्रस हेमरेज अगर होता है, आएगा पेशेंट, आएगा सडनली बोलेगा रात तक तो मुझे दिख रहा था, सुबह मैं उठा उसके बाद एक आंख से मुझे विजन कुछ दिख ही नहीं रहा है, नो ट्रॉमा हिस्ट्री नथिंग। उस केस में क्या होती है, देयर इज रेटिनल वैस्कुलाइटिस। आप उसके हिस्ट्री दोगे, इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो पता चलेगा उसकी वैस्कुलाइटिस हुई, वहां से ब्लड रिलीज हुआ, ब्लड रिलीज होकर के विट्रस में गया, विट्रस में फिर उसने पूरी ओपेसिटी कर दी, बिकॉज ऑफ दैट उसको दिखना बंद हो गया। कहीं पे विट्रस हेमरेज होती है तो जो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट होती है क्या होती है, वेट एंड वॉच। कभी भी विट्रस हेमरेज में हम कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं करते। जो इनिशियल विट्रस है हम उसको वेट एंड वॉच फॉर 1.5 मंथ करते हैं, सो दैट कि जो भी हेमरेज है वो रिग्रेस हो जाए। और अगर रिग्रेस नहीं होती है तो वी विल गो फॉर विट्रेक्टोमी। द सेम थिंग इज हियर, नॉन क्लीनिंग विट्रस हेमरेज। अगर वो अपने आप ठीक नहीं होता है, अगर क्लॉट फॉर्मेशन होती है, तो हम विट्रेक्टोमी करके विट्रस निकाल देते हैं। ट्रैक्शनल रिटाइनल डिटैचमेंट, ट्रैक्शनल किस में होगा, अगर विट्रस में क्लॉट जम गया तो क्या करेगा, वो ट्रैक्शन करेगा, खींचेगा। ठीक है, क्लॉट जैसे जमता है तो आप देखती है वो खींचता है, तो खींचेगा तो क्या होगा, ट्रैक्शनल रिटाइनल डिटैचमेंट हो सकती है। एंड एपी रिटाइनल मेम्ब्रेन रिमूवल, आपकी जो रेटिना की फर्स्ट लेयर होती है वो भी रिमूव हो सकती है बिकॉज ऑफ ट्रैक्शन। तो इस केस में हम विट्रेक्टोमी करते हैं। तो इट इज द लास्ट रिसोर्ट वी आर डूइंग। थैंक यू।